Okay, so after a quick introduction about the pulmonary circulation and the introduction of the pulmonary vascular diseases, now let's talk about pulmonary embolism. ठीक है, जिसको हमने कहा कि ये कॉमन पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज़ है. सो pulmonary embolism, it's not a disease but it's a complication of some other diseases like cardiac diseases, cancers, long term immobilization, hip fracture, फिर कोस्ट ट्रायड, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं इस ट्रायड में: हाइपरकॉग्युलेबल स्टेट, एंडोथेलियल इंजरी एंड ब्लड स्टेसिस. ठीक है, जिसमें हाइपरकॉग्युलेबल स्टेट में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज थे. प्राइमरी कॉजेज जिसमें जेनेटिक म्यूटेशंस थी, और सेकेंडरी कॉजेज विच इंक्लूड द प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एंड कैंसर्स. Indwelling central IV lines can lead to right atrial thrombus and that can lead to pulmonary embolism. So thrombus in the pulmonary arteries कहाँ से आ रहा है? ये जो pulmonary embolism हम कह रहे हैं, जो embolus ने obstruct कर ली है pulmonary arteries को, तो ये कहाँ से generate हो रहा है? What is the source of the thrombus? Source of thrombus is actually deep venous thrombosis, 95% of cases. ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमारे पास थ्रोम्बाई बन रहे हैं, एंड दिस थ्रोम्बाई एक्चुअली इज डिसलोज्ड विच इज कॉल्ड द एम्बुलाई इन द फेमोरल वेन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. हम ये याद रखते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इज ड्यू टू द डीप वेन थ्रोम्बोसिस 95% ऑफ केसेस, लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो थ्रोम्बस बन रहे हैं, ठीक है ना, तो द एम्बुलाई इज जनरेटेड एक्चुअली इन द फेमोरल वेन. डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन द वेन्स, जो हमारे काफ के वेन्स हैं, ठीक है, फिर वो वहाँ से आके थ्रोम्बोसिस होती है हमारी फेमोरल वेन में, जहाँ पे वो डिसलॉज होगी, एम्बुलाई बनेगी, एंड दैट लीड टू द अप टिल दी इंफीरियर वेना केवा, फिर वहाँ से राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी सर्कुलेशन. 5% केसेस इन सेटू, यानी इटसेल्फ इनर हमारी वेजल में ही कोई मसला है, वहाँ पे ही थ्रोम्बाई जनरेट हो रहा है, वहाँ पे एम्बुलाई बन रहा है. दैट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, एथेरोस्क्लेरोसिस में और हार्ट फेलियर में. अच्छा, सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एपिडेमियोलॉजी क्या है? ठीक है, सो मोर देन 50,000 डेथ एनुअली होते हैं. ये बहुत ही एक कॉमन मैनिफेस्टेशन है, बहुत ही कॉमन, स्पेशली हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, बेड रिडन पेशेंट्स में, सर्जरी के बाद बहुत ही कॉमन है. ठीक है ना. सो ऑटोप्सी में देखा गया है कि 1% जनरली प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, 1% इज जनरली प्रेजेंट इन हॉस्पिटल, 30% डाई आफ्टर द सीवियर बर्न, 65% हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स डाई, 10% डाई acutely हॉस्पिटल्स. ठीक है, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो acutely डाई हो जाते हैं. तो मतलब ये बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशन है, स्पेशली इन द हॉस्पिटलाइज्ड एंड इमोबिलाइज्ड पेशेंट्स एंड बेड रिडन वंस, और पोस्ट ऑपरेटिवली. मेजर रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े थे, ठीक है, जिसमें से एक फिरकोस्ट्राइड भी था. ठीक है, फिरकोस्ट्राइड को एंडोथेलियल इंजरी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, हाइपरकॉग्युलेबल स्टेट, और ये तीनों क्या करते हैं? थ्रोम्बोसिस करते हैं. ठीक है, इसलिए थ्रोम्बोसिस के बाद एम्बुलाई जनरेट होगा एंड दैट कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म. तो एंडोथेलियल इंजरी कैसे जो है वो पार्ट दे रही होती है? हार्ट और आर्टीरियल सर्कुलेशन हमें पता है कि हाई प्रेशर सिस्टम है. ठीक है, सो क्लॉट वहाँ पे नॉर्मली वॉश आउट हो जाता है, वहाँ पे रिटेन नहीं रहती. थस थ्रोम्बस फॉर्मेशन विद इन कार्डियक चैम्बर, जैसे कि एंडोकार्डियल इंजरी हो गई है, ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, या फिर अल्सरेटेड प्लाक्स हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरीज हैं, ठीक है, और ट्रोमैटिक इन्फ्लेमेटरी वैस्कुलर्स हैं लाइक वैस्कुलाइटिस में, तो वहाँ पे ये एंडोथेलियल इंजरी करवाएंगे एंड दैट कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस, क्योंकि इंजर्ड होगी एंडोथेलियल. हमने इसको डिटेल में ब्लड के पैथोलॉजी में डिस्कस किया था, हाउ एक्चुअली एंडोथेलियल सेल इंजरी लीड टू थ्रोम्बोसिस एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड कोगुलेशन. ठीक है, पूरा जो है मैकेनिज्म, उसके बाद जो थ्रोम्बोसिस हमारे पास होगी. सो एंडोथेलियल डिसफंक्शन कैन बी इंड्यूस्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ इंसल्ट, जैसे कि हाइपरटेंशन है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, बैक्टीरियल इंटॉक्सिन्स हैं. ठीक है, वो हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और बहुत सारे मीडिएटर रिलीज करेंगे दैट लीड टू द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, एंड और फिर उसकी वजह से एग्रीगेशन एंड प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग एंड सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग दैट लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन. रेडिएशन इंजरी है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, सच एज होमोसिस्टीनीमिया है, हाइपरक्लोस्ट्रीनीमिया है, और टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सिगरेट स्मोक. ऑल्टरेशंस इन द नॉर्मल ब्लड फ्लो. ठीक है, फिरकोस्ट्राइड में हमने इंजरी पढ़ी, इसके बाद ऑल्टरेशन इन ब्लड फ्लो है. ब्लड फ्लो नॉर्मली कंटिन्यूस और लेमिनार फ्लो में है. जब टर्बुलेंसी होगी फ्लो में, ठीक है, तो हमारे पास स्टेसिस होगी, ठीक है, ब्लड की, एंड स्टेसिस इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द डेवलपमेंट ऑफ वेनस थ्रोम्बाई. In the fibroscostride, the third was hypercoagulability, also called as thrombophilia, यानी कि thrombus loving.
बहुत ज़्यादा थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रही है। इट इज़ लूजली डिफाइंड एज एनी ऑल्टरेशन ऑफ द कोगुलेशन पाथवे। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी। इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, जिसमें फैक्टर 5 लेडिन जीन म्यूटेशन, प्रोथ्रोम्बिन जीन्स, ये दोनों जीन म्यूटेशंस मोस्ट कॉमन है। Approximately 2% to 15% Caucasians carry a single nucleotide mutation in the factor 5, which is called the Leiden mutation after the city in the Netherlands where it was discovered. The mutation results in the glutamine to arginine substitution at position 506 that renders factor 5 resistant to cleavage by protein C. फिर वो persistently activated है and that lead to the coagulation. ठीक है, secondary hemostatic plug और thrombus formation. पैथोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के? तो वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं कि क्लिनिकल हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी। हाउ मच आर्टरी इज ब्लॉक्ड, साइज ऑफ ऑक्लूडेड वेजल, उसकी साइज़ क्या थी, नंबर ऑफ एम्बुलाई, ओवरऑल स्टेटल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अगर एम्बुलाई फिर भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नॉर्मली फंक्शनिंग है, ठीक है ना, वो ब्लड फ्लो करवा रहा है लंग्स को, ठीक है, परफ्यूजन इज़ नॉर्मल, तो फिर हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होंगी। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अनस्टेबल है और परफ्यूजन इज़ मार्कली रिड्यूस, ब्रोंकियल सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, दैट लीड टू द more vulnerable situation. Release of vasoactive substances like thromboxane A2 है, which is released from platelets and it's a potent vasoconstriction. अच्छा, consequences क्या होंगे? एम्बोलिज्म हो चुकी है, ठीक है, एम्बोलाई हैज़ ऑब्स्ट्रक्टेड द पल्मोनरी आर्टरीज, उसके बाद क्या होगा, रिस्पायरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ठीक है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी, तो जो हमारे पास ब्लड है, अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको ऑक्सीजनेटेड होना है इन लंग्स में जाके, अब वो नहीं जा रहा, वो ब्लड लंग्स में नहीं जा रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि परफ्यूजन डिक्रीज़ हुई, ठीक है, परफ्यूजन जब कम है, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो उसमें तो ऑक्सीजन है, सो द वेंटिलेशन इज़ वेस्टेड, परफ्यूजन इज़ नॉट देयर, तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगी बिकॉज ब्लड ही नहीं है, ठीक है ना, तो जो एयर हम इनहेल कर चुके हैं, ऑक्सीजन है हमारे लंग के अंदर, तो वो वेस्टेड वेंटिलेशन कहलाएगी, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो गैशियस एक्सचेंज अकरिंग। हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, फिर उससे क्या होगी, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है, जब हाइपोक्सिया होगी ना, क्योंकि बाकी तमाम हमारे बॉडी में जब हाइपोक्सिया होती है तो वहाँ पे वैसोडाइलेशन करवाती है वो, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन लंग्स में एक्सेप्शन है कि जब हाइपोक्सिया होती है तो दैट लीड टू वैसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द पल्मोनरी ब्लड फ्लो लीड टू वैसो कंस्ट्रिक्शन, और वैसो कंस्ट्रिक्शन अल्टीमेटली कैन लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीजेस। मॉर्फोलॉजी क्या दिखेगी हमें? सो अगर हमारे पास एम्बुलाई है, देयर आर टू मेन एनाटमिकल साइट कि वो एम्बुलाई वहाँ पे जाके लग सकता है। एक तो वो मेन पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अगर बहुत ही लार्ज एम्बुलाई है तो वो पल्मोनरी ट्रंक को ही जाके जो उसकी बाइफर्केशन से पहले ही उसको ब्लॉक कर लेगी, ठीक है, जो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में फिर वो जाके डिवाइड होगी, डिवीजन से पहले ही उसको ब्लॉक कर देगी, जिसको हम कहते हैं सैडल एम्बुलाई, ठीक है, क्योंकि वो एक बाइफर्केशन से पहले वो लाई कर रही है, इट्स लुक लाइक अ सैडल, ठीक है ना, लाइक इट्स सिटिंग ऑन इट लुक लाइक अ सैडल ऑफ द डंकी और हॉर्स, ठीक है। डेथ अकर ड्यू टू द कॉर पल्मोनल, डेथ होगी या फिर कॉर पल्मोनल करवा सकता है, दैट इज राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, और दैट कैन लीड टू डेथ। अगर हमारे पास स्मॉल एम्बुलाई हैं तो वो मेन पल्मोनरी ट्रंक को तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी, लेकिन वो पेरिफेरल वेजल्स में जाके हीमोरेजिक इन्फार्क्शंस करवाएगी, ठीक है, हेमोरेज और फिर इन्फार्क्शंस। अब इन दोनों केसेस में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अनस्टेबल है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन भी हमारे पास रिड्यूस्ड है, ठीक है, ब्लड ही नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फार्क्शन होगी। इन्फार्क्शन इज़ व्हाट, इट इज़ नेक्रोसिस ड्यू टू इस्कीमिया, ठीक है। तो अगर लेकिन हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टेबल है, ब्रोंकियल ब्लड फ्लो नॉर्मल है, तो वहाँ पे हेमोरेज होगी, नॉट इन्फार्क्शन, ठीक है, ब्लड आ रहा है तो दैट लीड टू हेमरेज। इफ अनस्टेबल इन्फार्क्शन कहाँ होगी, लोअर लोब, ओल्डर पेशेंट्स, मल्टीपल लेजन विच वेरीज इन साइज एंड अपीयर एज वेज शेप, वेज शेप यानी एक ट्रायंगल एरिया होगी, और वहाँ पे उसके जो एपेक्सेस होंगे ना, एक्चुअली वहाँ पे पेरिफेरल जो वेजल्स हैं दैट आर ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, एक ट्रायंगल की तरह कुछ हमें एरिया नज़र आएगा और उसके एपेक्स पर
ऑब्स्ट्रक्टेड वेसल्स हैं। दिस इज द सैडल एम्बोलिज्म इन द मेन पल्मोनरी ट्रंक के बिल्कुल ही बाइफर्केशन से पहले, ठीक है। एंड दिस इज द वेट शेप्ड एरिया और वेट शेप्ड इंफार्क्शन एम्बोलाई की वजह से होता है। अच्छा, पल्मोनरी इंफार्क्शन इज हेमोरेजिक, ठीक है। रेज्ड रेड टू ब्लू एरिया, रेज्ड अगर हमारे पास रेड टू ब्लू एरिया है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में तो एक अर्ली चेंज है। 48 आवर्स में आरबीसीज ब्रेक डाउन होंगी और वो रिलीज करेंगी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बाद हीमोसिड्रिन बनेंगी, हीमोसिड्रिन अक्यूमुलेट होंगी, रेड टू ब्राउन अपीयरेंस होगी और फाइब्रोसिस जब होगी अल्टीमेटली इन द लेट स्टेजेस दैट लीड टू द ग्रेश वाइट अपीयरेंस। स्कार फॉर्मेशन दैट इज contraction लीड टू एटेलेक्टेसिस एंड हेमीडायफ्राम ठीक है। एटेलेक्टेसिस होगी तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में। सो डायफ्राम गोज अप, दैट इज कॉल्ड हेमीडायफ्राम। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेंगी, एक्यूट इन्फार्क्शन, ठीक है, जो कि करवाएगी इस्कीमिक नेक्रोसिस इन द ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियुलर वॉल्स। इन्फेक्टेड एम्बुलस, अगर एम्बुलस इन्फेक्टेड है विल हैव न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जिसको हम कहते हैं सेप्टिक इन्फार्क्शन, और वो अल्टीमेटली एब्सिसिस फॉर्मेशन करवाएगी, ठीक है। हाउ वी विल डिस्टिंग्विश पोस्टमार्टम और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। So pulmonary embolism will be having line of Zen, ठीक है। So pulmonary embolism will be having line of Zen, ठीक है। जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो थ्रोम्बस है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग हमारे पास क्या होगी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग के लाइन ऑफ जेन होंगे। लाइन ऑफ जेन क्या है, ऑल्टरनेटिंग लैमिनेशंस है, ठीक है। ये आपको लाइटर जो एरिया दिख रहा है दैट इज प्लेटिलेट मिक्सड विद द फाइब्रिन, दैट आर लैमिनेशंस ऑल्टरनेटिव, ठीक है, लाइटर एरिया एंड डार्कर एरिया ऑफ आरबीसीज। ये कैरेक्टरिस्टिक थ्रोम्बस की फाइंडिंग है इन द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द पोस्टमार्टम। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में दिस इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग द सीपीआर। एक्चुअली सीपीआर में हमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल जब एसोसिएशन कर रहे होते हैं दैट इज उस वक्त हमें पता चलता है ईसीजी में रिदम, देयर इज रिदम बट नॉट palpable pulse. Why? Because due to the bradycardia there is no blood in the pulmonary arteries, and symptoms may be as of MI like severe chest pain है, dyspnea है, shock है, fever है, increased LDH, expiratory wheezing हमें मिलेंगी। Why? Because of due to the thromboxane A2 which is released from the platelets and they lead to vasoconstriction, ठीक है। अच्छा, अगर pulmonary hemorrhage present है तो transient chest pain होगी and cough। अगर इन्फार्क्शन है दैट कॉजेज डिस्निया, टिकेपनिया, फीवर, चेस्ट पेन, कफ एंड हेमोप्टोसिस। अगर प्लूराइटिस है, फाइब्रस प्लूराइटिस है, फाइब्रस प्लूराइटिस किस तरह होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली पल्मोनरी अगर हमारे पास एम्बोलिज्म है दैट कैन लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास इंटरस्टिशियल जो एडिमा हो सकता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो वो क्या होगा कि वो पेरी प्लूरल स्पेसेस में जाके प्लूरल एफ्यूजन कॉज करवा सकता है एंड दैट कैन लीड टू प्लूराइटिस। फिर जब हमारे पास दोनों, जब हम ऑस्कल्टेट कर रहे होते हैं तो दोनों प्लूरा जब अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो एक क्रैकिंग और स्नो क्रैक साउंड हमें सुनाई देता है ऑस्कल्टेशन, दैट इज प्लूरल फ्रिक्शन रब, ठीक है, स्पेशली ऑन इंस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा, तो जो ये प्लूरल फ्रिक्शन रब है ये पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब की तरह बिल्कुल हमें सुनाई दे रहा होता है। इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं पेरिकार्डाइटिस से, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस इज नॉट रिलेटेड विद द लंग्स, ठीक है ना, इट्स रिलेटेड विद द हार्ट। तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगी, वो ज़्यादा जो है वो पेन ज़्यादा फील नहीं होगा, वो साउंड हमें नहीं सुनाई देगा इन केस ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द रिस्पायरेशन, ठीक है। एंड फाइब्रस प्लूराइटिस और प्लूरल फ्रिक्शन रब इज रिलेटेड विद द respiration or in usually on inspiration। लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेंगी, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस मिलेगी बिकॉज आर्टीरियल जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज लेस देन 33 mmHg, देयर इज नो गैसेस एक्सचेंज एंड इट इज लेस देन 33 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन 80 mmHg। 90% ऑफ केसेस में हमारे पास परफ्यूजन डिफेक्ट की वजह से है बिकॉज देयर इज नॉट परफ्यूजन, वी नो दैट। इंक्रीज इन द ए ग्रेडियंट 100% ऑफ केसेस बिकॉज ऑब्वियसली गैसेस एक्सचेंज नहीं है, कैपिलरी लेवल पे ही डिफेक्ट है तो ए ग्रेडियंट इज इंक्रीज, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द डी डाइमर्स बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, वी नो दैट डीप वेन थ्रोम्बोसिस में डी डाइमर्स ही स्पेसिफिक फाइंडिंग है।
ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस, चेस्ट एक्सरे इज़ नॉट यूज़फुल, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फाइंडिंग्स हमें मिल रही होती हैं। इसको सिर्फ हम एक्सक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक बाकी कॉजेज़ को एक्सक्लूड करते जाएं, ठीक है, ताकि हम इस कॉज तक, डायग्नोस्टिक अप्रोच तक उसके पहुंच सकें। CT विच इज़ द स्पायरल विद एंजियोग्राफी, जो एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, मोस्ट जो है स्पेसिफिक है, इसको इसी को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉर दी डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ दी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेकिन मसला इसके साथ ये है कि CT स्पाइरल एंजियोग्राफी जब हम करते हैं तो वी हैव टू इंजेक्ट अ डाई, ठीक है, रेडियो हमें जो है फ्लोरेसेंट डाई इंजेक्ट करना पड़ता है पेशेंट में टू एवेलुएट, टू विजुअलाइज दी सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। तो हम इसको दो लोगों में अवॉइड कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन केसेस ऑफ द किडनी फेलियर एंड इन केसेस इफ़ किसी को एलर्जी है डाई से, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम आयोडीन देते हैं, ठीक है, तो उसकी किडनी फेलियर में या फिर यूरीमिया में हम इसको नहीं दे सकते हैं, ताकि क्योंकि वो फिर एक्सक्रीड आउट नहीं होगी, और फिर किसी को एलर्जी है तो उसको भी हम नहीं दे सकते हैं। तो उस वक्त हम कर सकते हैं VQ स्कैन। VQ स्कैन एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन है। इसको हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी जो है, ये सब हमारे पास क्या है, एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स हैं। CT एंजियोग्राफी है, फिर ECG हम कर लेते हैं, ये भी एक्सक्लूजन के लिए, लाइक चेस्ट एक्सरे, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास जो डिजीज़ हैं, कॉजेज़ हैं, उनको हम एक्सक्लूड करते रहें। VQ स्कैन हम करते हैं अगर CT स्पाइरल एंजियोग्राफी से किसी को एलर्जी है या फिर किडनी फेलियर है। पल्मोनरी एंजियोग्राफी हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, बिकॉज इट्स इन्वेसिव टेक्निक, ठीक है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिल सकती है, एलिवेशन ऑफ द एप्सिलेटरल हेमीडायफ्राम, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग मिलेगी हमें, बिकॉज इफ देयर इज अ स्कार कॉन्ट्रैक्शन एट लेटिस तो उसकी वजह से हेमीडायफ्राम होगी। प्लूरल एफ्यूजन, यूजुअली हेमोरेजिक। कट ऑफ साइन ऑफ वन और मोर पल्मोनरी आर्टरीज, जिसको हम कहते हैं हाइपोवेस्कुलरिटी बिहाइंड द ब्लॉक्ड वेसल, ठीक है। हैम्पटन हम्प होगी, दैट इज अ वेज शेप एरिया ऑफ कंसोलिडेशन, जो हमने देखी थी। एबनॉर्मल परफ्यूजन रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन, जिसमें हम वेंटिलेशन स्कैन करते हैं और परफ्यूजन स्कैन। एक्चुअली वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन ये एक दो अलग अलग टेस्ट है, इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग टेस्ट हैं, ठीक है। वेंटिलेशन स्कैन एंड परफ्यूजन स्कैन, या फिर पल्मोनरी एंजियोग्राम भी इसी में आ जाता है, क्योंकि उसमें भी हम रेडियो एक्टिव डाई यूज़ करते हैं। स्पाइरल CT, ठीक है, लेकिन स्पाइरल CT इज़ एक्सेलेंट इफ़ प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज प्रेजेंट, लाइक COPD है या किसी और कॉज की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि ये एक्सेलेंट है उसको डायग्नोज करने के लिए। पल्मोनरी एंजियोग्राम इज गोल्ड स्टैंडर्ड कन्फर्मेटरी टेस्ट, पल्मोनरी एंजियोग्राम अलॉन्ग विद द CT, इसको हम CT के साथ ही करते हैं। दिस इज एक्सपेंसिव एंड नॉट क्लिनिकली अवेलेबल इन स्मॉलर हॉस्पिटल। अच्छा, अब बात करते हैं वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन स्कैन की। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन एक्चुअली है क्या कि वेंटिलेशन टेस्ट करते हैं और हम एक परफ्यूजन टेस्ट करते हैं। परफ्यूजन टेस्ट में हम जो है एल्ब्यूमिन इंजेक्ट करते हैं इनटू द वेन्स, लाइक दिस वी इंजेक्ट द एल्ब्यूमिन इज इंजेक्टेड इनटू अ वेन, और फिर क्या होता है कि फिर इसको हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। परफ्यूजन में हम फिर विजुअलाइज करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव हमने इसको इंजेक्ट किया है किस तरह वो फिर हमारी जो सर्कुलेशन है, लंग की जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, किस तरह वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर हमें फिर उसको हम चेस्ट एक्सरे से ही इसको विजुअलाइज करते हैं, अगर हमें पूरे ही ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल दिख रही है, रेडियोल्यूसेंट फ्लोरेसेंट वहाँ पे दिख रहा है, दैट्स मीन ब्लड सर्कुलेशन इज नॉर्मल, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज नो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। और अगर कहीं पे नहीं है, दैट्स मीन वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस तरह हम इसको विजुअलाइज करते हैं। परफ्यूजन को इस तरह करते हैं। वेंटिलेशन को हम क्या करते हैं कि एक जो है मशीन के डिवाइस के थ्रू पेशेंट को कहते हैं कि वो गैस जो वहाँ पे भरी होती है इन द मशीन, शी और ही हैव टू इनहेल द गैस, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो जाके फिर जो भी हमारे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्रोंकियो एल्विलाई, वहाँ पे जाके फिर वो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर उससे भी हमें पता चल जाता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइपरटेंशन है, कोई भी ब्लॉक्ड या ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया है, तो प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है, COPD है, नमोनिया है, पर कोई कुछ भी है, तो उससे हमें ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी एबनॉर्मलिटी फाइंडिंग हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। VQ स्कैन इन केस ऑफ द वैसे तो हम नॉर्मली CT कर रहे होते हैं, CT पल्मोनरी एंजियोग्राम कर रहे होते हैं।
अगर एलर्जी है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कोई एलर्जी है, डाइस है या फिर किडनी फेलियर है, तो उस वक्त हम वेंटिलेशन प्रोविजन स्कैन करते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अल्ट्रासाउंड की तरह उससे इतने घंटे पहले फास्टिंग वगैरह, ऐसा कुछ, इससे कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नॉर्मली पेशेंट को हम लाया करते हैं ऑन दी बेड एंड वी इंजेक्ट दी डाई, एल्ब्यूमिन हम इंजेक्ट करते हैं आईवी लाइन के थ्रू, और गैस जो है वो इनहेल कर देता है, उसके बाद हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम रेडिएशंस, चेस्ट एक्सरे उससे ही हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, कुछ रेडिएशंस हम दे रहे होते हैं, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में या प्रेगनेंसी में उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते, अवॉइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव डी डाइमर्स हैं। टेस्ट इज़ यूजुअली परफॉर्म विद वेंटिलेशन प्रोफिजन वीकैन और स्पायरल सीटी, उसके साथ ही हम डी डाइमर्स कर रहे होते हैं। सेंसिटिविटी रेंजेस फ्रॉम द 85 to 98 फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, तो ऑब्वियसली सेंसिटिविटी इज हाई, मोस्ट यूजफुल इन एक्सक्लूडिंग द पीई इफ टेस्ट रिटर्न्स नॉर्मल, ठीक है। अगर नॉर्मल आ गया तो ये हमारे पास एक्सक्लूड कर लेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। स्पेसिफिसिटी इज पुअर। दिस इज द स्पाइरल सीटी showing the pulmonary embolism in the pulmonary trunk, ठीक। प्रिवेंशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? अर्ली एम्बुलेशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्टमार्टम, ठीक है, अर्ली उसको मूवमेंट करवाएं ताकि डीवीटी हो ही ना, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जनरेट ही ना हो, उसको टाइम ही ना मिले। इलास्टिक स्टॉकिंग एंड ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग फॉर द बेड रिडन, ठीक है, ताकि वो कंप्रेस होती रहे और वेनस सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, ठीक है। एंटी कोगुलेंट फॉर हाई रिस्क पेशेंट, केवल फिल्ट्रेट्स करते हैं। अच्छा, केवल फिल्ट्रेट्स यानी जो वेना कावा में ही हम वेना केवल इंफीरियर वेना केवा में ही हम जो है एंटी कोगुलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अगर हो, और कॉजेज हेमोरेज और रिकरेंट हमारे पास वेनस थ्रोम्बोसिस हो, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो, तो उस केस में हम केवल फिल्टर्स कर रहे होते हैं ताकि हम उसको निकाल सकें, ठीक है। ट्रीटमेंट एंटी कोगुलेशन एंड थ्रोम्बोलाइसिस। Complication, अच्छा, pulmonary embolism can complicate in older patients. In the younger one it's self-resolve. In the older ones repeatedly pulmonary embolism repeat होंगे, ठीक है, that can lead to cor pulmonale, that is the right side heart failure or pulmonary hypertension.